हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। अब आप डिसाइड करो कि आप किस कैटेगरी में आते हो। कैटेगरी वन और कैटेगरी टू। कैटेगरी वन में वो बच्चे आते हैं जिनको पता है कि उनको करना क्या है। अगर मैं उनको बोलूंगा कि आपके पास 6 घंटे का टाइम है और इस 6 घंटे में डेली बेसिस पे 6 6 घंटे आपको अलॉट करने हैं और आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो वो एग्जाम क्वालिफाई कर भी देंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि इस 6 घंटे में वो क्या कर सकते हैं और क्या चीज़ें ज़रूरी है। जो चीज़ें अननेसेसरी है उनको पता है वो स्किप करनी है और वो स्किप करेंगे। और कितना कितना टाइम हर एक सब्जेक्ट को अलॉट करना है वो भी उनको पता है। ये चीज़ कैसे आती है? ये आती है एक अच्छी प्लानिंग से, अच्छी स्ट्रेटेजी से। कैटेगरी टू में वो बच्चे होते हैं जो ब्लाइंडली एकदम आंख बंद करके चल रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि वो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे अफर्ट क्या कर रहे हैं। काफ़ी बच्चों को मैं देखता हूँ, एज एन एग्जाम्पल, मैं नहीं कहता कि वीडियोस से इंग्लिश का जो समरी वगैरह होता है वो देखना बुरा होता है, बट अच्छा भी नहीं होता, उसमें कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा आपके लिए। ये मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, चाहे आपको बुरा लगे, बट आप करके देख लो। एक वो स्टूडेंट जो खुद से आर्टिकल या एडिटोरियल रीड करने की कोशिश कर रहा है, उसको समझने की कोशिश कर रहा है, पूरा स्ट्रगल कर रहा है, उसको कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश कर रहा है अगले 3 से 4 महीने के लिए, वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लेता है बजाय उन बच्चों के जो 1 साल से 2 साल से वीडियोस देखे जा रहे हैं, एडिटोरियल्स की, वर्ड मीनिंग के पीछे पड़े हैं, वोकेबलरी याद कर रहे हैं, अपनी अलग से एक डिक्शनरी छाप रहे हैं। ये सब क्यों कर रहे हो आप? आपको पता भी है कि बैंकिंग एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट क्या है इंग्लिश की। आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं पता, आप अंधों की तरह चले जा रहे हो। आपने कभी प्री और मेंस दिया है? आपने कभी देखा है कि एग्जाम का लेवल क्या आता है इंग्लिश में, उसकी डिमांड क्या है? तो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन पे फोकस करना है। तो कैटेगरी टू को ये नहीं पता होता बच्चों को कि करना क्या है हमको। वो मेहनत तो कर लेते हैं 10 घंटे 12 घंटे की, लेकिन सिर्फ मेहनत तो गधा भी करता है ना। तो आपको ये डिसाइड करना है कि कंपटीशन में गधे नहीं जीतते, घोड़े जीतते हैं। सो यू हैव टू बी अ रेसर। रेसर बनो, तब जाके आप उस लाइन को क्रॉस कर पाओगे उस एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर। क्योंकि प्री और मेंस का एक टाइम लिमिट है, चाहे वो आपकी प्रिपरेशन का हो या वो आपके एग्जाम का टेन्योर हो, आपके जब एग्जाम में टाइमर चलता है उसके अंदर भी। तो अब 3 चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो कैटेगरी टू के बच्चों को कैटेगरी वन में लेके आएगी। सबसे पहली चीज़, अपनी प्रोग्रेस को ऑब्जर्व करना सीखो। आपकी प्रोग्रेस कहाँ पर आ रही है। अगर आप 1 साल से 2 2 साल से 3 साल से कोई ऐसे सोर्स फॉलो कर रहे हो जिससे आपको फायदा ही नहीं मिल रहा, जिससे आप जहाँ थे वहाँ से सिर्फ आप 1 साल में 2 साल में 10%, 15% या 20% ही आगे आ पाए हो। एज एन एग्जाम्पल, अगर आपके इंग्लिश में आज से 2 साल पहले 30 में से प्री में 8 6 या 7 नंबर आते थे, अब आपके 12 13 नंबर आ रहे हैं, तो आपने कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं किया। तो ये कोई खुशी की बात नहीं है। 2 साल में आपके मार्क्स 26 27 28 ऐसे आने चाहिए। तो अभी से अपनी रिसोर्सेज को चेंज करना शुरू करो, जो एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड है उसको फॉलो करो और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहो। और ये चीज़ हर एक सब्जेक्ट पे अप्लाई होती है, चाहे रीजनिंग हो, क्वांट हो, इंग्लिश हो, करंट अफेयर्स हो, या कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, चाहे वो प्री का हो या वो मेंस का हो, राइट। सेकेंड चीज़, हमेशा अपनी स्टडी के साथ कंसिस्टेंट रहना है। कैटेगरी टू के बच्चे अक्सर मैंने देखा है कि 10 दिन तो बहुत मेहनत करते हैं, 10 घंटे 8 घंटे 12 घंटे, और 10 दिन बाद वो गायब हो जाते हैं, महीने के लिए 15 दिन के लिए। अब उनको डर लगता है कि अब इतना टाइम खराब हो चुका है। जैसे अभी 2 महीने बच रहे हैं आपके आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के लिए, अभी वो 10 दिन एफर्ट करेंगे, फिर 10 दिन बाद वो गायब हो जाएंगे 1 महीने के लिए। फिर जब जुलाई आ जाएगा देन दे विल रियलाइज कि अब तो 1 महीना बचा है, हमारे मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे, करंट अफेयर्स कवर करना है, कंप्यूटर कवर करना है, इंग्लिश पे कमांड करनी है, अब कैसे करेंगे? तो आप अब फालतू में वो चीज़ें करोगे जो आपको अच्छा रिजल्ट देगी ही नहीं। आपको पता है अच्छे से कि शॉर्टकट कभी भी सक्सेस के रास्ते पे नहीं ले जाता। शॉर्टकट इज द सिनोनिम ऑफ फेलियर। ये बात जितना जल्दी हो सकता है एक्सेप्ट कर लो। तो कंसिस्टेंट रहो, चाहे अभी से आप 3 घंटे स्टडी करो, 4 घंटे स्टडी करो, 5 घंटे स्टडी करो, ग्रेजुअली इसको हर एक वीक पे आधा घंटा इंक्रीज करते रहो। अगर आप अभी 3 घंटे स्टडी कर रहे हो एज एन एग्जाम्पल, तो आपको अपने स्टडी आवर्स इंक्रीज कैसे करने हैं? आपको हर एक वीक में अपने 30 मिनट्स का इंक्रीजमेंट करना है, यानी कि आपको डेली बेसिस पे सिर्फ ज़्यादा नहीं 10 मिनट इंक्रीज करने हैं। अगर आप अभी 3 घंटे पढ़ रहे हो आज के दिन में, तो कल आपको 3 घंटे 10 मिनट
स्टडी करनी है, परसों आपको उसके नेक्स्ट दिन 3 घंटे 20 मिनट आपको स्टडी करनी है, फिर उसके नेक्स्ट दिन आपको 3 घंटे 30 मिनट स्टडी करनी है, फिर उसके नेक्स्ट दिन ऐसे आपको कर करके हर एक वीक का आधा घंटा स्टडी आपको इंक्रीज करना है। ये बात आप अभी से अप्लाई करना शुरू कर दो, और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि अगले 4 हफ्तों में ये जो आप आधा आधा घंटा इन्वेस्ट कर रहे हो ना, ये अगले 8 हफ्तों में आपका 4 घंटे स्टडी टाइम इंक्रीज कर देगा, और ये मेंस में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। यानी कि जब तक आपका आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स होगा, तब तक आपका स्टडी आवर्स इंक्रीज हो गए 7 8 9 10 आवर्स आ जाएगा बहुत आराम से। तो आधा घंटा इंक्रीज करना हर एक वीक में कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अपने आप को पुश करो, आसानी से चीज़ें नहीं मिलने वाली, पुश करना ही पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। तीसरी चीज़, जब भी स्टडी करते हो तो हमेशा स्टॉप वॉच ऑन करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्टडी कर रहे हो और बीच में कोई मैसेजेस पॉपअप हो गए व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, या कोई रील्स देखना शुरू कर दिया आपने सोचा कि अरे मैं तो आधा घंटा पढ़ चुका हूँ या फिर पढ़ चुकी हूँ, अब मैं आधा घंटे बाद 10 मिनट के लिए कोई रील्स देख लेता हूँ या फिर रील्स देख लेती हूँ, या किसी को मैसेज कर लेते हो या फिर फ़ोन पे बात कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये सब डिस्ट्रैक्शन है। आप ऑफिसर बनने वाले हो, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओ। जब एग्ज़ाम में, जब आप बैंक में जाके काम करोगे ना 8 घंटे 10 घंटे, उस टाइम अगर आपने कंसिस्टेंटली और फोकस के साथ काम नहीं किया, ऑनेस्टी के साथ, तो सीनियर्स जो आपको गालियाँ सुनाएंगे ना, वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और अगर आपने वो गालियाँ सुन भी ली, उसके बाद भी आप एकदम ढीठ इंसान की तरह जो मन में है वो कर रहे हो, तो आपको ऐसी जगह पे पोस्टिंग फेंकी जाएगी आपकी कि जहाँ ना पानी होगा, ना कोई इंसान होगा, सिर्फ गधे घोड़े होंगे, बकरियाँ होगी। वहाँ ब्रांच में बैठे रहना गर्मियों में पंखे के अंदर, और आपको पता है कितनी गर्मी हो रही है। तो अभी से सीरियस हो जाओ। जब आपको कोई भी काम दिया जाता है तो उसको ऑनेस्टी के साथ पूरा करना है, फिनिश करना है, और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है। ठीक है, तो स्टडी करते टाइम स्टॉप वॉच को आपको यूज़ करना है। और जब जब आप सपोज आपने 1.5 घंटा करंट अफेयर्स रीड की, तो 1.5 घंटे बाद जैसे ही आप उठते हो रेस्ट करने के लिए 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए, स्टॉप वॉच को ऑफ कर दो, उसको रोक दो, स्टॉप कर दो, और जैसे ही आप स्टडी करने बैठते हो उसको ऑन कर लो। जब जब स्टडी आवर्स के बीच में ना तो ये आपको कोई मैसेज करना है, ना कोई मैसेज देखना है, ना आपको यूट्यूब पे कुछ भी एक्सेस करना है। हाँ, अगर आपकी क्लासेस चल रही है यूट्यूब वगैरह पे, तो सिर्फ क्लास पे ही फोकस करना है। कमेंट्स, उसके लाइव कमेंट या कैसे भी कमेंट क्यों ना हो, या कोई भी रिकमेंडेशन क्यों ना आ रही हो, उस पर फोकस बिल्कुल नहीं करना, ये ध्यान रखो। इन सब बातों को अगर आपने फोकस कर लिया, अभी से अप्लाई करना शुरू कर लिया, तो इस बैंकिंग एग्ज़ाम्स की इतनी औकात नहीं है कि आपका सिलेक्शन रोक दे। ये बहुत ही छोटू पोटू सा एग्ज़ाम होता है, लेकिन इस चीज़ों को समझने के लिए ना कई साल लग जाते हैं। तो अगर आपको मैं कोई चीज़ समझा रहा हूँ तो उस बातों को लिख लो, बार बार सुन लो, 10 बार सुन लो, अप्लाई करना शुरू करो, रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। अगर अप्लाई नहीं किया तो 2 साल बाद आके दोबारा यही वीडियो देख लेना, फिर बोलना कि सर 2 साल पहले हम आपकी बात सुन लेते तो शायद सिलेक्शन ले जाते, या शायद हम इंटरव्यू तक पहुँच जाते। तो मेहनत करो, ऑनेस्टी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओ, सीरियस हो जाओ, और हर एक बातों को जो मैंने बताई है अप्लाई करना शुरू करो, और अपने स्टडी आवर्स को जैसे मैंने बताया है वैसे इंक्रीज करना है। एकदम से ऐसा नहीं करना कि आज आपने 3 घंटे स्टडी की है तो कल मैं 10 घंटे स्टडी करूंगा या फिर 10 घंटे स्टडी करूंगी और अगले दिन गायब। तो गायब नहीं होना, डेली बेसिस पे 10-10 मिनट इंक्रीज करना है, आधा घंटा हर एक वीक में इंक्रीज करना है, और आराम से आपका आरआरबी पीओ प्रीलिम्स तक 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा स्टडी आवर इंक्रीज होके आ जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होगी जो मैंने बताई है। तो मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट में या फिर टेलीग्राम पे मेरे से शेयर करना, सो दैट आई कुड हेल्प यू आउट। और कभी भी अपनी जर्नी में अपने आप को अकेला मत समझना, आई एम ऑलवेज देयर, मैं आपकी हमेशा हेल्प करूँगा जितना मेरे से हो सकता है। बस आप ईमानदारी से मेहनत करो, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो, सिलेक्शन लो, और एग्ज़ाम में गर्दा उड़ा के आना।